the introduction part of the nucleus. So, in the previous chapter, what we have studied, we have learned in atom. एटम के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास है इट्स डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये बात हमने पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ द एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है और सारे का सारा मास वहीं होता है और इस पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, यू कैन सी इट इन द फिगर नंबर 1। ये देखिए, दिस पार्ट रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस and this boundary, yellow boundary, represent the boundary of an atom, right? So here the overall dimension of the nucleus is much smaller than those of the atom. जो न्यूक्लियस के जो डायमेंशंस हैं आप पिक्चर में डायरेक्टली सेंस कर सकते हैं कि न्यूक्लियस इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एन एटम, राइट? सो एक्सपेरिमेंट यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द एटम बाय अबाउट 10⁻⁴ टाइम्स, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस करने हम वाले हैं, दिस मीन्स दैट कि जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻12 टाइम। हम यहाँ लिखते हैं कि जैसे रेडियस ऑफ द एटम टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की जो रेशियो होगी, this is 10⁻⁻10 upon 10⁻⁻14. So this is 10⁻⁻10 plus 14. This is 10⁻⁴. So I can write now the radius of an atom is 10⁻⁴ times than radius of the nucleus, right? So from here on आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो 4/3 pi r atomic radius का cube, and this is 10⁻12 time 4/3 pi r nucleus radius का cube. So this part will cancel, will not play any role. This means that radius of this volume, this is the volume of an atom is 10⁻12 times the volume of the nucleus. So this is what we can कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, और यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए कि जो एटम का वॉल्यूम होगा 10⁻12 टाइम्स, इट्स सो लार्ज देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो बच्चा अपनी क्लास में बैठा है, तो ये क्लासरूम का साइज़ हो गया। तो इस क्लासरूम के साइज़ के कंपैरिजन में तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। जैसे एक आप पेन लेते हैं तो पेन का जो टॉप होता है सिर्फ इतना होगा। सो यू कैन एस्टिमेट के एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा होता है। और यहाँ आप देखें कि द नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस अबाउट इज द न्यूक्लियस कंटेन मोर देन 99.9% मास ऑफ एन एटम। सो एटम का जो सारा मास है वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही होता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स। सो जो प्रोटॉन का मास होता है, mass of the proton is 1.67 cross 10 to the power minus 27 kilogram. Okay, and in this empty space there is an electron. किसी एक ऑर्बिट में फॉर एग्जांपल there is an electron. So mass of an electron is 9.1 cross 10 to the power minus 31 kilogram. So आप ये देख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ देखिए मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की आप यदि रेशियो बनाएं रफली, देन इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the minus 27 अपॉन 10 to the minus 31। सो ये आ जाएगा 10 to the power minus 27 प्लस 31 मीन्स 10 to the power 4। सो जो मास ऑफ द प्रोटॉन है वो 10,000 गुना, इसको आप आराम से समझिए, इतना ज़्यादा होता है एटम के मास के कंपैरिजन में। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि प्रोटॉन का जो मास है इतना ज़्यादा है इससे के कंपैरिजन, और जो सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस कंटेन द मोस्ट मास मीन्स 99%, 99.9% ऑफ द मास ऑफ एन एटम। अब सवाल ऐसा है कि हमने इससे पहले एटम के बारे में, जो चैप्टर एटम के बारे में पढ़ा है, तो
सवाल अभी आता है कि हम न्यूक्लियस की ओर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए सवाल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि क्या न्यूक्लियस का कोई स्ट्रक्चर होता है? डज द न्यूक्लियस हैव सम स्ट्रक्चर? जिस तरीके से हम चैप्टर एटम में पढ़ा कि एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके किनारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायनामिकल स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियस का भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और यदि ऐसा होता है तो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मींस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, और कौन ऐसा फोर्स है, उस फोर्स का क्या नाम है जो उस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, क्योंकि विदाउट एनी फोर्स इट इज़ नो वेयर पॉसिबल्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इन सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे, और कुछ और जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वो ये रहेगा कि वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस यदि एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके साइज़ के बारे में बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड फिनोमिना ऑफ सच एस जैसे रेडियो एक्टिविटी के हम बारे में बात करेंगे, फिजन और फ्यूज़न के बारे में भी हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और इस इंट्रोडक्शन के कंटेंट के अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इसमें काफ़ी इसका आनंद उठाएंगे और काफ़ी जानकारी हासिल करेंगे। मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।